हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रियांशु त्रिपाठी है और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया में लॉ का एक स्टूडेंट हूँ। सक्सेस कर्व टीम की तरफ से मैं आपको लीगल स्टडीज में थोड़ी बहुत हेल्प करूंगा। सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि लीगल स्टडीज के लेक्चर्स बहुत लेट आने शुरू होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसी मंथ में हम मिलकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। कोई इशू नहीं है। लीगल स्टडीज पढ़ाने से पहले मैं दो तीन बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, आपने जीके, रीजनिंग, मैथ्स, ये सब जो सब्जेक्ट्स थे कहीं ना कहीं पहले पढ़े हुए थे, लेकिन ये जो लीगल स्टडीज है आपके लिए एक नया पेपर है। तो इसका बेनिफिट भी है और इसका नुकसान भी है। नुकसान ये है कि आप इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि हम अगर लॉ के बारे में अभी तक सुनते आ रहे हैं वो, तो हम लॉ के बारे में सिर्फ इतना ही सुनते आ रहे हैं कि लॉ क्या है भैया, तो जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बहुत एक पॉलिटिकल साइंस के व्यू से पढ़ा वही है। बट लेकिन जब हम अब लीगल स्टडीज की बात कर रहे हैं तो अब हमें बहुत सारे वाइड एम्बिट्स में सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, लेकिन बहुत डीप नहीं जाना है, क्योंकि जब आप एडमिशन लोगे सीयूईटी में किसी कॉलेजेस में, तब आपको लॉ और बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो ये सब सिर्फ आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट है कि किस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को टैकल कर रहे हो। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट क्या है लीगल स्टडीज की, तो ये बहुत स्कोरिंग पेपर है और आपको इजिली स्कोर करने में मदद करेगा। तो चलिए मिलकर कोशिश करेंगे हम लोग कि थोड़ा बहुत लीगल स्टडीज की जो नॉलेज है वो उसको और बेहतर तरीके से हम समझ पाए। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि मैं बहुत ज्यादा टॉपिक टच नहीं करूं, बहुत डीप में ना जाऊं, क्योंकि आपको बहुत डीप में नहीं पढ़ना है। तो हम लोग ज्यादातर फोकस करेंगे मेन मेन से कॉन्सेप्ट पे, और उसके बाद हम फिर एमसीक्यूज डील करेंगे। मॉड्यूल हमारे पास जो आए हैं वो 7 से 8 मॉड्यूल्स हैं, जिसको 2 से 3 लेक्चर्स में एक एक मॉड्यूल हम कंप्लीट करते जाएंगे, और देन एक लेक्चर्स में हम उसका एमसीक्यू करते जाएंगे। हमारा जो लेक्चर होगा वो वीडियो लेक्चर नहीं होगा, वो पीपीटी बेस्ड लेक्चर होगा। तो पीपीटी में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या करना ना, कि पेन और पेपर लेके बैठना, तो साथ में थोड़े बहुत कुछ अगर मैं बोलूंगा तो आप लिखते जाओगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और बाकी देखते हैं, बहुत ज्यादा कुछ ये वो टफ नहीं है, इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहना और बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, कोई इशू नहीं है। इजिली हम इसका तैयारी कर लेंगे। तो जो पहला मेरा मॉड्यूल मेरे पास जो आया है वो था जुडिशियरी। अब जुडिशियरी में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हम ये चीज यहाँ पे देख लेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है जुडिशियरी में, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं हमें जुडिशियरी में क्या क्या पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स, लीगल ऑफिसर्स इन इंडिया। उसके बाद हमें पढ़ना है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रूल्स फॉर इम्पार्शियलिटी क्या क्या दिए गए हैं। देन हमें पढ़ना है कि जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनका रिटायरमेंट कैसे होता है, उनको रिमूव किस तरीके से किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है रिमूवल का। और इसमें पढ़ना है कोर्ट्स और जुडिशियल रिव्यू के बारे में, कि कोर्ट के पास क्या क्या जुडिशियल रिव्यू है, क्या पावर है, और ये जुडिशियल रिव्यू क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड लीगल ऑफिसर्स इन इंडिया। जब हम स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट की बात करते हैं तो देखो, जिस तरीके से, बहुत सिंपल से इसको समझना, कि जिस तरीके से जो स्ट्रक्चर हमारे घर में होता है एक फैमिली में, वही स्ट्रक्चर हमारे कोर्ट में भी हमें देखने को मिलता है। फैमिली की बात करें तो अगर हम एंशियंट टाइम में चले जाए, थोड़ा सा पहले हम चले जाए, तो हम देखते थे पैट्रियार्की जो सोसाइटी थी, उसमें मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो उसमें क्या था कि सबसे ऊपर, आज भी हमारे सोसाइटी में ये चीज होता है, बट सिर्फ पेट्रियार्की नहीं है, वो सोसाइटी था वो चेंज हो गया। तो सबसे पहले क्या था, ग्रैंडफादर, जो आपके दादाजी जो रूल बना दिए जो घर के लिए भैया, वो सब पे लागू होगा। दादाजी का डिसीजन सबसे ज्यादा ये एक स्ट्रिक्ट माना जाता था। उसके बाद जो आपके पापा चाचा का जो जनरेशन था, आपके जस्ट ऊपर वाले, उनका भी आप बहुत बेहतर तरीके से ख्याल रखते थे, जो वो चीज बोलते थे आपको करना ही है। उसके बाद कौन थे भैया, तो उसके बाद आपके बड़े भैया दीदी लोग जो आते थे उनका काम करते थे आप, और उसके बाद आपका जो रोल आता था। बिल्कुल कोर्ट में भी यही सिस्टम है। सबसे पहले हमारे पास सुप्रीम कोर्ट आता है, जिसको आप एक दादाजी के पोस्ट के लेवल का समझ सकते हो। उसके बाद हाई कोर्ट आता है, जो आपके फादर अंकल के जनरेशन का कोर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वो आपके बड़े भैया दीदी वाला लेवल। यानी कि कुछ ना कुछ हमारा ऑब्लिगेशन एक दूसरे के लिए भी बनेगा। उसी के साथ साथ हम कुछ स्पेशल ट्रिब्यूनल्स देखते हैं। स्पेशल ट्रिब्यूनल्स क्या काम करते हैं, तो कुछ स्पेसिफाइड कुछ ये टॉपिक्स होते हैं जिस पे डील करते हैं, कुछ स्पेसिफिक इशू पे डील करते हैं। जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू है उससे डील करता है। तो इनको आप अपने घर में फूफा जी का दर्जा दे सकते हो। ऑल्दो इनका इंपॉर्टेंस बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट इनके साथ क्या है कि जिस तरीके से शादी वगैरह में होता था,
कि फूफा जी लोग का ड्यूटी क्या रहता था, तो बाहर जहाँ टेंट में खाना बन रहा है शादी वगैरह में, वहां पे फूफा जी को बिठा दिया जाता था कि भैया आप देखते रहो, कहीं कुछ गलती होगा तो आप बताना जिस तरीके से। तो वो चीज यहाँ भी सिंपल सा सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी हमें वो चीज देखने को मिलेगा। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है भैया कि देखो इंडिया जो है वो फेडरल सिस्टम है, लेकिन इसके बाद भी हम क्या देखते हैं कि जो हमारी जुडिशरी है वो एक इंटीग्रेटेड है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट एकदम एक लाइन में है, सेम काम करते हैं, एक दूसरे से डील करते हैं, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का जो डिसीजन होता है जो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, वो लोअर कोर्ट पे भी जिस तरीके से बाइंडिंग होता है और क्या क्या इफेक्ट होता है हम ये चीज देखते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो कुछ साल पहले चला जाओगे तो ये सुप्रीम कोर्ट का दर्जा हमारे घर में ग्रैंडफादर को दिया जाता था। लेकिन आज अगर न्यूक्लियर फैमिली की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का दर्जा हमारी मम्मी के पास है। अब मम्मी के पास सुप्रीम कोर्ट का दर्जा क्यों है भाई? कि मम्मी जो चीज बोलती है भैया वही चीज होता है। दूसरा चीज, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हम किसको मानेंगे? तो मम्मी को ही मानते हैं। अगर पापा से बात कुछ कहें, बहन से कहें, भाई से कहें, नहीं हुआ तो मम्मी देखो ना प्लीज ना ये करा दो। यानी कि हम किसी चीज के लिए भी कहाँ सबसे ऊपर जाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है भैया? तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। अब सुप्रीम कोर्ट भैया फोर्स में कब आया, मतलब कब आया? तो ये आया था 28 जनवरी 1950 में। और जब ये आया था हमारे ये सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, तो ये क्या क्या हटा दिया था? तो जो फेडरल कोर्ट से और प्रीवी काउंसिल का कॉन्सेप्ट है इसको वो हटा दिया था। जब 1950 में आया था ना तो उसमें कितने जजेस थे? तो 7 जजेस थे और एक चीफ जस्टिस साहब थे। यानी कि 1950 की हम बात करें तो उस समय कितने लोग थे? तो भैया पूरा 8 जजेस थे, 7 जजेस थे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जिस तरीके से हमारा पॉपुलेशन बढ़ते गया, हम लोग लड़ाई करते गए, डिस्प्यूट बढ़ते गया, एक दूसरे से मारा मारी करते गए, यार ये अब मेरा है इंडिया, ये है वो है, ये मेरा हक है, ये जमीन, वो विवाद, ये मर्डर बढ़ते गए। यानी कि क्राइम रेट प्लस में जितने भी ऑफेंसेज है बढ़ते गए। तो कोर्ट में अगर 7 जज हैं, पॉपुलेशन बढ़ा, केसेस बढ़ा, तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे जजेस की संख्या बढ़ती गई। और जजेस की संख्या कौन बढ़ाता है? तो प्रेसिडेंट साहब बढ़ाते हैं जजेस की संख्या। तो आज अगर हम करंट बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस है भाई, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर हम आज प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि 34 जजेस का कॉन्सेप्ट है, जिसमें 33 जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अब इसके पहले 2019 के पहले क्या सिनेरियो था? तो वही 31 जजेस होते थे। 30 आपके हो गए जजेस और एक होते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा भैया? तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है कौन है, उनका जो पोजीशन है कौन सा पोजीशन है? तो 48 पोजीशन है। जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे कौन थे? इमरजेंसी के टाइम पे हमारे चीफ जस्टिस साहब कौन थे? तो ये सब कुछ टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इनको थोड़ा बहुत देख सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बहुत डीप में आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। क्या क्या हुए, पहले जजेस कितने थे, आज जजेस करंट कितने हैं, तो ये सब चीज आप ध्यान में रखना थोड़ा। इसके बाद हम बात करते हैं हाई कोर्ट की। तो हमारे पास हाई कोर्ट कितने हैं भैया इंडिया में? तो हाई कोर्ट में 25, हाई कोर्ट से 25। अब 25 हाई कोर्ट बात करते हैं तो आप जानते हो कि आपके पास स्टेट्स कितने हैं, यूनियन टेरिटरीज कितने हैं? 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ 25 हाई कोर्ट है। हमें भी ये लगता है यार कि फिर इनका जुरिस्डिक्शन किस तरीके से हम देखते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इनको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? तो इनके जुरिस्डिक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जुरिस्डिक्शन क्या होती है? तो जुरिस्डिक्शन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भैया कितने दूर में आपका पावर है कि आप किसी केस को सुन सकते हैं या किसी केस को ट्राई कर सकते हैं। सिंपल सा चीज हम उसको जुरिस्डिक्शन कहते हैं। ऐसा हम नहीं बोलते पहले इलाका होता है कि, तो वही चीज है कि इनका इलाका कितना दूर है, कितना दूर में ये अपना पावर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की बात करें तो सबसे पहले कहाँ इसका जुरिस्डिक्शन होता है भैया? तो देखते हो किसी स्टेट में, जैसे बिहार में पटना हाई कोर्ट है, उसी तरीके से किसी यूनियन टेरिटरी में। लेकिन हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कभी कभी क्या होता है कि एक स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी के ग्रुप में भी हो सकता है। यानी कि कोई एक स्टेट है, कोई यूनियन टेरिटरी साथ में है, उन दोनों को मिला के एक हाई कोर्ट है, दो स्टेट्स को मिला के एक हाई कोर्ट है, दो या दो से ज्यादा यूनियन टेरिटरीज को मिला के एक हाई कोर्ट है। तो इस तरीके से भी हाई कोर्ट है हमारी कंट्री में। तो आपको याद रखना है आपके पास कितने हाई कोर्ट है? तो 25। अब 25 की हम बात करते हैं तो आता है कि सबसे पहले हाई कोर्ट कौन कौन है? तो 1862 में हमारे प्रेसिडेंसी टाउन में हाई कोर्ट क्या किए गए थे? स्टैब्लिश किए गए थे। प्रेसिडेंसी टाउन आप बेहतर तरीके से जानते हो, मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा। वहां क्या हुआ था? 1862 में इनको स्टैब्लिश किया गया था। और
फोर्थ जो था वो कहाँ स्टैब्लिश किया गया था, तो 1866 में किया गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट। आप इसको बेहतर तौर पर याद रखना, क्योंकि आपको ये पता है कि प्रेसिडेंसी टाउन वाले लोग हर कोई जानते हैं कि कहाँ होगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि जो आफ्टर प्रेसिडेंसी टाउन कहाँ पे हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था, तो 1866 में कहाँ हुआ था भैया, तो इलाहाबाद में हुआ था। इसके बाद आपसे हाई कोर्ट से क्वेश्चन आ सकता है कि तो फिर अभी लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है भैया, तो लेटेस्ट हाई कोर्ट आपका जो बना है वो है तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। बहुत सिंपल सा चीज है भैया कि कब बना, तो 2019 में बना था। तो कौन सा अभी लेटेस्ट है, तो तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट। आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, आपके पास अगर 2 मिनट टाइम हो तो आप सर्च करना और एक जगह नोट डाउन कर लेना कि कौन कौन से ऐसे हाई कोर्ट है जिसका जो जुरिस्डिक्शन है वो एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी से ज्यादा पे है। क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका सिंगल पे है, वो आपसे पूछा जाएगा कि ये ज्यादा कहाँ पे है जुरिस्डिक्शन। तो ये आप ध्यान में बिल्कुल रखना। अब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो आपके भैया दीदी वाले लेवल पे आ गए, तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट, उनके भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज का। हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं भैया कि डिस्ट्रिक्ट जज कौन है, सेशन जज कौन है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो भी सिविल केस को प्रिसाइड करेगा, कोई भी जज जो सिविल केस को प्रिसाइड करेगा किसी डिस्ट्रिक्ट में, उसको हम डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे। और कोई भी जज जो क्रिमिनल केसेस को प्रिसाइड करेगा उसको हम सेशन जज बोलेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट जज आपको कैसे याद रखना है, तो आप जानते हो कि एग्जीक्यूटिव कौन है आपके ये डिस्ट्रिक्ट में, तो भैया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं, डीएम साहब हैं। तो उससे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट से याद रखना कि वो भी सिविल मैटर देखते हैं, ये भी सिविल मैटर, तो यहाँ पे कौन है, तो डिस्ट्रिक्ट जज है। और एक क्रिमिनल मैटर जो देखता है वो कौन है, सेशन जज है। अब बात करते हैं भैया मेट्रोपॉलिटन सेशन जज कौन होते हैं, तो मेट्रोपॉलिटन सेशन जज का भी कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है कि मेट्रोपॉलिटन सेशन जज कौन होंगे, तो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में कोई जज रहे उसको हम मेट्रोपॉलिटन सेशन जज कहेंगे। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया एक डिफिनिट पॉपुलेशन पे डिसाइड होता है। कोई भी एक ऐसा सिटी का एरिया जिसका पॉपुलेशन आई थिंक 10 लाख या 1 लाख के ऊपर हो, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं देख के आपको बता दूंगा फिर। और उसको स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करे, यानी कि जो एरिया पॉपुलेशन सिर्फ एक क्राइटेरिया है लेकिन बेसिक क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ का पॉपुलेशन उससे एक्सीड करता है, बट हम उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं बोलते हैं। वैसा एरिया जो स्टेट उसको रिकॉग्नाइज करे कि हाँ ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है, उसी को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया कहेंगे, और वहां के जजेस को हम मेट्रोपॉलिटन सेशन जज कहेंगे। अब क्या जो डिस्ट्रिक्ट जज है ये सबसे लास्ट पोजीशन होता है, तो नहीं भाई, इसके नीचे भी और लोग आते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, आपके फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं। इन लोगों के जो कोर्ट होते हैं ये इनसे नीचे आते हैं, यानी कि अब आपके लेवल पे हम आ गए। सुप्रीम कोर्ट दादाजी का लेवल, हाई कोर्ट आपके पापा अंकल का लेवल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर मैं आ जाऊँ तो आपके चाचा ये भैया दीदी जो हैं, और उसके नीचे अगर आप आते हो तो भैया आपका फिर लेवल आ जाता है। और आपका जो लेवल आता है, मतलब आपका जो कजिन है आपके साथ में जो आपके लेवल के हैं, थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट कर दे रहे हैं, कुछ बता दे रहे हैं, कुछ डिसीजन पे आपको हेल्प कर दे रहे हैं, तो वो सब चीज हम इसमें इंक्लूड करेंगे। इसके बाद हम पढ़ना है ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स जो हम कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, फूफा जी वाला कॉन्सेप्ट, ये दिमाग में रखना। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, सेमी क्वासी जुडिशियल बॉडीज होते हैं जिनको कोई स्पेसिफिक एक इशू पे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना होता है। अब हम इसको सेमी क्वासी जुडिशियल बॉडीज क्यों बोलते हैं, तो सेमी क्वासी जुडिशियल बॉडीज हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है, वही यहाँ पे जजमेंट गिवर होता है। यानी कि यहाँ पे कोई लोग जुडिशरी से अपॉइंट नहीं होते हैं जो आपके एग्जीक्यूटिव में वहां पे हैं, जो अच्छे डिसीजन मेकिंग लेवल पे वहां पे हैं, हम उनको एक पैनल के तौर पे बना देते हैं, और जो भी वहां डिस्प्यूट होता है वो इजीली डिसॉल्व करते हैं। अब इसका बेनिफिट और नुकसान क्या है, नुकसान बहुत कुछ खास नहीं है, बोल सकते हो कि सेमी जुडिशियल बॉडी है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो ये काम कर रहा है जजमेंट गिवर का, तो थोड़ा सा में भी यहाँ आप देख सकते हो। बेनिफिट क्या क्या है, तो बेनिफिट है कि जो कोर्ट पे हमारे बर्डन है उसको ये कम कर देता है, स्पीडी जस्टिस मिलेगा। आप सोचो कि एक जगह जहां पे आपको एक सिंगल चीज पे सिर्फ फोकस करना है तो वो आप बेहतर तरीके से कर पाओगे। इसका एक और बेनिफिट है, जो हमने एडमिनिस्ट्रेटर को एज ए जजमेंट गिवर बनाया, वो आदमी उसी फील्ड में दिन रात काम कर रहा है, तो उसको पता है कि डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से अराइज होगा, कहाँ से अराइज होगा। तो ये चीज हम देख सकते हैं बेनिफिट में। कुछ कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है, जो ग्रीवांसेस को क्या करता है, रिजॉल्व करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के साथ। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है, जो स्टेट एम्प्लॉइज के क्या करता है, मैटर को रिजॉल्व करता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो क्या करता है भैया कि जो
डिस्प्यूट इन्वॉल्वमेंट इशू से हैं उनको वो क्या करता है, वो डील करता है। कुछ ट्रिब्यूनल्स को हम एज अ रेगुलेटरी बॉडीज भी बनाते हैं जो सजेस्ट करे, जो हेल्प करे, ताकि हम बेहतर काम एज अ एग्जीक्यूटिव कहीं कर पाए। तो हमारा उसमें आता है TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें हम ये चीज देख सकते हैं कि किस तरीके से वो टेलीकॉम डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, उसका क्या क्या, ये रेगुलेटरी बॉडी जिस तरीके से काम करती हैं, क्या क्या वो बेनिफिट प्रोवाइड करता है, किस तरीके से उनको असिस्ट करता है ताकि वो आगे फर्दर डिस्प्यूट को इस तरीके से रिजॉल्व कर पाए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं तो हमें पढ़ना है लीगल ऑफिसेज इन इंडिया। देखो, लीगल ऑफिसेज इन इंडिया की हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास। एक आता है अटॉर्नी जनरल और दूसरा आता है एडवोकेट जनरल। अब हम लीगल ऑफिसर्स इन इंडिया की बात करेंगे तो कुछ ऐसे लॉ ऑफिसर्स होते हैं यूनियन और स्टेट दोनों में, जो क्या करते हैं कि एग्जीक्यूटिव इनको एडवाइस देने का काम करते हैं। और इसी में हम बात करते हैं तो अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं, इनका जो जुडिक्शन है वो सेंट्रल जुडिक्शन आता है। और आगे हम एडवोकेट जनरल पढ़ेंगे तो उनका जो जुडिक्शन आता है वो आता है स्टेट में। अब जब अटॉर्नी जनरल की हम बात करेंगे तो इनको फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री माना जाता है। ये आपसे पूछ लेगा कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन है, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट का जज, अटॉर्नी जनरल या आपके प्राइम मिनिस्टर, तो आप सिंपल सा मारोगे अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करता है, तो अटॉर्नी जनरल साहब को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और ये उनको पावर कहाँ दिया गया भैया, तो आर्टिकल 76 में दिया गया है। और ये प्रेसिडेंट, मतलब जब तक प्रेसिडेंट के प्लेजर में क्या कर सकते हैं भैया कि अपना जो ऑफिस है, अपना जो टेन्योर है वो होल्ड कर सकते हैं। अब क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो इनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्वालिफिकेशंस होता है, सेम क्वालिफिकेशंस जो होगा वो अटॉर्नी जनरल साहब का होगा। अब इनको असिस्ट करने के लिए कुछ लोग होते हैं, उनमें से आते हैं सॉलिसिटर जनरल। उनके साथ साथ चार एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, जिनका जो पोजीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है, लेकिन बाकी लॉज के थ्रू हम उनके पोजीशंस को इजीली देख सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो इनको कौन भाई असिस्ट करता है, तो सॉलिसिटर जनरल है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, और एक नंबर ऑफ स्टाफ इनके साथ काम करता है जो कहीं ना कहीं एक असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, एडवाइस प्रोवाइड करता है एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ गवर्नमेंट को। इसके बाद हम बात करते हैं एडवोकेट जनरल की, तो एडवोकेट जनरल का भी सेम बिल्कुल वही क्राइटेरिया है जो उनके पास है भैया वहां पे अटॉर्नी जनरल का। इनको कौन अपॉइंट करता है, तो इनको गवर्नर साहब अपॉइंट करते हैं। क्योंकि आप ये जानते हैं, आप अगर पॉलिटिकल साइंस में पढ़े हो, कि प्रेसिडेंट का सिमिलर पावर जो स्टेट में हमें देखने को मिलता है वो गवर्नर साहब का मिलता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भैया कि इनका अपॉइंटमेंट जो होता है आर्टिकल किस आर्टिकल के अंडर होता है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आर्टिकल 165। आर्टिकल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सीओईटी जो क्वेश्चन सेट करेगी वो भी ये प्रिज्यूम करके ही चलेगी, उसको भरोसा ही है कि आपको क्या ही पता होगा अभी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत ज्यादा डीप में, या कोई भी आईपीसी सीआरपीसी, तो बहुत डीप डीप नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, आप याद रखना भैया कि एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो गवर्नर साहब करते हैं। और उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, और वहां पे हम सब कुछ देख रहे हैं कि जो क्वालिफिकेशन वहां के जजेस का है, अटॉर्नी जनरल का है, तो स्टेट में वैसा कौन सा बॉडी है जुडिशियल बॉडी भाई, तो हाई कोर्ट है। तो अगर हम एडवोकेट जनरल की बात करें तो इनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो जो हाई कोर्ट के जजेस का क्वालिफिकेशन है सेम इनका भी वही होगा। आपको सिंपल सा यही याद रखना है। तो आज हमारा जो टॉपिक था इतना ही था, लेकिन हम इसको एक बार 2 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा भैया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आता है सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील बोलते हैं, जिसको हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोलते हैं, हाई कोर्ट को भी हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं, आप ये याद रखना। सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें भैया तो 1915 में आया। कितने जजेस उस समय थे, तो 7 जजेस प्लस चीफ जस्टिस साहब। अभी कितने हैं, तो 34 जजेस हैं, जिसमें से 33 जजेस हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, उनका पोजीशन क्या है, इनके पहले कौन थे, राम मंदिर का जजमेंट कौन दिया था, ये आप ध्यान में रखना। इसके बाद हम बात करते हैं, ये आगे आते हैं, इसके बाद हम आगे अगर हम बात करते हैं तो आप ये याद रखना भैया सुप्रीम कोर्ट में कि फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे और सेकंड चीफ जस्टिस कौन थे, इतना आप दिमाग में रखना। हाई कोर्ट में आते हैं तो कितने हाई कोर्ट है, तो 25 हाई कोर्ट है। जुडिक्शन किस तरीके से आते हैं तो हम बेहतर तरीके से देख लिए। सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ, तो 1862 में बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। देन उसके बाद इलाहाबाद 1866 में। देन बात करते हैं लेटेस्ट कौन सा है, तो 2019 में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। उसके बाद हम आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप देखते हो किस तरीके से क्या
बाउंड्रीज बताइए, बाउंड्रीज है वहां पे कि डिस्ट्रिक्ट जज कौन है भैया, तो जो सिविल केसेस को प्रिसाइड करे, सेशन जज कौन है जो क्रिमिनल केसेस को प्रिसाइड करे, मेट्रोपॉलिटन एरिया किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रिब्यूनल्स की, तो ट्रिब्यूनल्स में क्या क्या चीज देखने को मिलती है और ट्रिब्यूनल्स का वर्क क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो आते हैं लीगल ऑफिसर्स इंडिया पे, तो हमने देखा अटॉर्नी जनरल की किस तरीके से उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है, क्या क्वालिफिकेशन है उनके। उसके बाद एडवोकेट जनरल स्टेट्स में कि उनका क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है। तो बेसिक बेसिक आपको इसमें यही पढ़ना था। इसके बाद हम आते हैं भैया, तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ एमसीक्यूज। देखो एमसीक्यूज का वीडियो मैं पर्सनली अलग से बनाऊंगा, ये सिर्फ एक डेमो के लिए है कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। अगले लेक्चर से आपको उस लेक्चर में एमसीक्यू नहीं मिलेगा, जल्दी जल्दी हम पहले लेक्चर कंप्लीट करेंगे। 2 से 3 दिन में एक लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए 2 से 3 दिन मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए हो सकता है कि तीनों लेक्चर एक ही दिन अपलोड हो जाए, में भी क्योंकि टाइम कम बचा है। तो वही चीज है कि 2 से 3 दिन में एक मॉड्यूल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इजीली, और देन उसके बाद 30-40 एमसीक्यूज जो है हम रिवीजन कर लेंगे, डील कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि बेस बनते जाएगा, क्योंकि लॉ का क्वेश्चन बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, एकदम डिट्टो सेम टू सेम वही आ जाता है। अब जुडिशरी का मेन फंक्शन क्या है, अगर आप क्वेश्चन पूछ दिया कि द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज लॉ एग्जीक्यूशन, लॉ फॉर्मुलेशन, लॉ एप्लीकेशन एंड लॉ एडजुडिकेशन। एग्जीक्यूशन कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करता है। फॉर्मुलेट कौन करता है, लेजिस्लेचर करता है। एप्लीकेशन इसका कहाँ है भैया, तो एग्जीक्यूटिव पे ही हम देखते हैं। बचा क्या, एडजुडिकेशन। जुडिशरी क्या करता है, एडजुडिकेशन का काम करता है। हाईएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया क्या है, हाईएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल आपसे पूछा जाएगा, तो जुडिशरी में सबसे हाईएस्ट बॉडी कौन सा है, कोर्ट ऑफ अपील। सुप्रीम कोर्ट का अगर ट्रिब्यूनल की भी हम बात करें, तो ट्रिब्यूनल भी जस्टिस का काम कर रहा है, तो वहां से भी आप अपील हाईएस्ट कहाँ पे जा सकते हो, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो क्या वहां पे भी आप जा सकते हो, तो बिल्कुल वहां पे आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल मैटर्स डील किए जाते हैं। तो ये याद रखना कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सा है भैया, तो सुप्रीम कोर्ट है। और ट्रिब्यूनल भी जो फाइनल ट्रिब्यूनल है वही सुप्रीम कोर्ट ही है। अब यहाँ पे बोला था कि हाई कोर्ट के पास ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है, क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जिसका जुरिस्डिक्शन एक से ज्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरीज पे, तो आपको बताना है। सबसे पहला इलाहाबाद बिल्कुल नहीं है, 1866 में बना था, जो यहाँ पे नहीं है। पटना में भी नहीं है, और सिक्किम में भी नहीं है, तो कहाँ बचा भैया, तो गुवाहाटी में। अब आप ये कमेंट बॉक्स में बताना ना कि गुवाहाटी का जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ है, और इसके साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताना कि बाकी ऐसे कौन कौन से हाई कोर्ट है जिसका जुरिस्डिक्शन एक से ज्यादा पे है। हम बात करते हैं भैया कि जजेस के नंबर्स को हाई कोर्ट में डिसाइड कौन करता है, तो हम हर जगह बताए हैं कि जजेस के नंबर को कौन डिसाइड करेगा, तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। जो ये आपके चीफ जस्टिस होते हैं, ये सब एक एडवाइजरी के तौर पर होते हैं, सजेस्टिव मेजर्स उनको दे सकते हैं, लेकिन जो नंबर्स होता है वही डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट। अगर हम जुडिशरी के कंटेक्स्ट में बात करें, तो सबसे ज्यादा पावर चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट के पास ही है, जिसमें प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर है, और प्राइम मिनिस्टर वगैरह ये सब सजेस्टिव मेजर की तरह ही आएंगे, लेकिन उनका जो डिसीजन मेकिंग में पावर है बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं है। तो कौन करेगा भैया, तो प्रेसिडेंट साहब करेंगे। अब बोला गया कि हाई कोर्ट के जज को ओथ कौन दिलवाता है, तो भैया सुप्रीम कोर्ट के जज को ओथ कौन दिलवाता है, तो प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट का सिंपल सा पावर कहाँ पे है, स्टेट में किसके पास, गवर्नर के पास। यहाँ ओथ कौन दिलवाएगा, जो उस कंसर्न स्टेट के गवर्नर होंगे वही उनको क्या करेंगे, ओथ दिलवाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किस एक्ट के अंदर सेटअप हुआ था, तो ये आप याद रखना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर हुआ था, जिसको हम डील करेंगे बेहतर तौर पर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, तो बोला गया कि सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ सेटअप हुए थे, तो ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं, प्रेसिडेंसी टाउन बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि इनके बाद कहाँ हुआ था और किस ईयर में हुआ था, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही था, बहुत ज्यादा लेक्चर्स बीच में मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको पहले ही बोल दिया। उसका 2 रीजन है कि डीप आपसे पूछा नहीं जाएगा और टाइम की कमी है। और एग्जाम, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सीयूईटी या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई सक्सेस करके बहुत बेहतर तरीके से हो रही है। लीगल के मैं लेक्चर लेट ला पा रहा हूँ, उसके लिए सबसे पहले सॉरी। और लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। आपको वीडियोस पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं भी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बाकी टीचर्स उससे बहुत बेहतर लेक्चर ले रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपको बहुत बेहतर तरीके से असिस्ट कर रहे हैं। जो भी आपको दिक्कत हो आप इजीली कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कहीं भी कुछ लेक्चर खराब लगे बोल देना है कि भैया आप घटिया पढ़ा रहे हो, ये भी आप बोल सकते हो एकदम। हम खुद कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे उसमें, किस तरीके से क्या एक दूसरे को हम बेहतर दे पाए।
यानी कि हम आपको बेहतर पढ़ा पाए, आप हमको बेहतर रिजल्ट दे पाओ। क्योंकि हम दोनों लोग अगर एक दूसरे का, अगर हम वीडियो बना रहे हैं और आप वीडियो देख रहे हो, तो कोई ना कोई पर्पज से ही बना रहे हैं। तो ठीक है, बिल्कुल आप वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों में, जिस जो सीयूईटी की तैयारी कर रहा है। और बिल्कुल इजीली हम इसको टैकल कर लेंगे, कोई टेंशन का बात नहीं है। और मैं आपसे बोलूंगा कि बहुत ज्यादा इसको टेंशन के तौर पर ना ले, लीगल स्टडीज को एक मस्ती के तौर पे ले। क्योंकि ये मस्ती माहौल में बहुत इजीली आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे लीगल स्टडीज में। क्योंकि ये आप बहुत कम जानते हो, ये सीयूईटी जानती है, लेकिन आप थोड़ा बहुत बेहतर जान पाओगे। अभी 30-35 दिन बाकी है एग्जामिनेशन में, एंड इट इज मोर देन सफिशियंट। तो ठीक है, थैंक यू वंस अगेन। आप सब अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो जहाँ कोई दिक्कत हो आप इजीली कमेंट बॉक्स में बता दो, या सक्सेस कर्व का जो भी, जहाँ भी आपको सोशल हैंडल्स मिले आप वहाँ मैसेज कर दो। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि आपका जो भी इशू है उसको टैकल किया जाए। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे। कल मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आज ही 2 लेक्चर अपलोड हो जाए। तो थैंक यू। चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करना और वीडियोस को शेयर करना।